गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सब जन? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और रिफ्रैक्शन में हम लोग ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्लैब्स के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, अगर स्लैब का एक सरफेस सिल्वर कर दें, मतलब उसको मिरर लगा दें पीछे तो क्या होगा, या थिक मिरर कह सकते हो आप। ठीक है, तो डिफरेंट केसेस देखने वाले हैं, ढेर सारे आज टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है इस लेक्चर में मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो देखो, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, और वो जो चेंज इन स्पीड है लाइट की, वो हमें बेंड के फॉर्म में नजर आती है कि लाइट जो है वो बेंड हो गई है। तो हम कहते हैं व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एट द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। इन दोनों मीडियम्स को सेपरेट करते हुए जो लाइन होती है या जो प्लेन होता है उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, दिस फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये इंटरफेस है और ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्ट होके गई है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये नॉर्मल। अब लाइट जो है वो बेंड हो सकती है नॉर्मल की तरफ या अवे फ्रॉम नॉर्मल, दोनों की तरफ बेंड हो सकती है, डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे लाइट को जब हम किसी एंगल पे इंसिडेंट करते हैं तो आप देख सकते हो कि लाइट हमें बेंड होती हुई नजर आ रही है। बट जब हमने नॉर्मल इंसिडेंस किया है तो लाइट जो है बेंड नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स आप लोगों के लिखे हैं। देयर इज नो चेंज इन द पाथ इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब नॉर्मल इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। उस केस में पाथ में कोई चेंज नजर नहीं आता है। ठीक है, बट if the light is incident obliquely, the change of speed results in the change in its path। तो लाइट की जो स्पीड चेंज होती है वो हमें पाथ के चेंज होने के फॉर्म में नजर आती है। इवन यहाँ पे भी लाइट की स्पीड चेंज होती है, ऐसा नहीं है यहाँ पे स्पीड कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, बट पाथ चेंज नहीं होता क्योंकि एकदम नॉर्मल इंसिडेंस हमने किया है। ठीक है, तो ये था बेसिक। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब कुछ हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, सब कुछ है। ठीक है, ये बैकग्राउंड यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ब्लू है, ग्लास रखा है, उस ग्लास में पानी है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पून रखा हुआ है, चम्मच। अब एक चीज ध्यान दो आपको, ये वॉल है जिसको हम डायरेक्ट देख रहे हैं नेकेड आई से, तो हमें जैसा है वैसे ही नजर आ रहा है। ग्लास के अंदर से भी हमें जो है रेज आती हुई नजर आ रही है, तो हमें कुछ ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और हमें येलो कलर ही दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये पोर्शन ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये पोर्शन येलो नजर आ रहा है, जबकि बैकग्राउंड में इधर साइड ब्लू है, इधर साइड येलो है। तो हो क्या रहा है? तो रेज जो आ रही है इधर से वो बेंड होके हमारी आंखों में घुस रही है। जो रेज यहाँ से आ रही है वो बेंड होके हमारे आंखों में घुस रही है। इसी तरह यहाँ से जो रेज आ रही है वो भी बेंड होके हमारे आंखों में आ रही है। तो हमें लग रहा है कि ब्लू कलर जो है वो इस साइड है, और यहाँ से जो रेज आ रही है हमें लग रहा है येलो कलर इस साइड है। चम्मच को अगर आप देखोगे तो चम्मच भी डिस्टॉर्टेड नजर आ रहा है। हवा में है तब तक चम्मच जो है स्ट्रेट है, और उसका दिए तो ये जो यहाँ पे डिस्टॉर्टेड नजर आ रहा है ये एक्चुअली चम्मच नहीं है, ये उसका इमेज है। सिमिलरली ये ब्लू और येलो जो है वो इमेजेस है, वो कोई एक्चुअल वहाँ पे कलर थोड़ी है। ठीक है, और नीचे जो आपको नजर आ रहा है वो बट ऑफ वैसे रिफ्लेक्शन है। अगर ये ग्लास को हमने किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर रखा है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक जानकारी आपको दी थी रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरफेस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये सब तो पता ही। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? क्लास 10th में भी आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हो, वहां पे हम लोग एन से डिनोट करते थे। अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए तो हम लोग इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक कांस्टेंट होता है जो ये हमें बताता है कि वो मीडियम जो है वो कितना डेंसर है या रेयर है कंपेयर टू अनदर मीडियम। हर एक मीडियम का कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो हमें ये बताएगा कि वो मीडियम कितना डेंसर है या रेयर है कंपेयर टू दूसरा मीडियम। ठीक है, तो दो प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकंड इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग जो है म्यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मतलब हम वैक्यूम से कंपेयर करेंगे किसी भी मीडियम को कि वैक्यूम के कंपैरिजन में वो मीडियम कितना डेंसर है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैं आप लोगों को और जानकारी दे देता हूँ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in that medium. यहाँ पे ये जो मीडियम हम लोग लिख रहे हैं नीचे, इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड करना है तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है डिवाइडेड बाय उस मीडियम में कितनी है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू C अपॉन V, where C is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, C की वैल्यू है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरा मीडियम, कोई भी दूसरा मीडियम होगा, लाइट की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी म्यू की वैल्यू उतनी कम होगी, और म्यू की वैल्यू जितनी कम होगी हम उस मीडियम को कहेंगे कि वो मीडियम रेयरर है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ स्पीड ऑफ लाइट in a given medium is more than mu is less, this implies the medium is rarer। ठीक है, और इसका उल्टा, if the speed of light in a medium is less, this implies mu is more for that medium, और mu जितना ज़्यादा है मीडियम उतना डेंसर है, the medium is denser ऑप्टिकली। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने ये देखा। मतलब आप ये कह सकते हो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें स्पीड की भी जानकारी देता है कि भाई ये वो फैक्टर है या वो कांस्टेंट जो हमें बताता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी कम है। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि हमें वो बताता है कि कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन वैक्यूम एंड दैट मीडियम। ठीक है, ध्यान रखना कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होती है 3 into 10 power 8, बाकी किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। तो आप कह सकते हो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इट इज 1 फॉर वैक्यूम। क्योंकि जब आप वैक्यूम के लिए म्यू फाइंड करोगे तब आप लिखोगे म्यू इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये कैंसिल हो जाएगा और म्यू की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, बाकी किसी भी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 बिकॉज द स्पीड इन दैट मीडियम विल बी लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलो इसमें मेरे ख्याल से अभी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा,
वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी को मैं लिख सकता हूँ एफ इंटू लेमड़ा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्पीड को भी एफ इंटू लेमड़ा, पर ये लेमड़ा इन वैक्यूम है और ये लेमड़ा इन मीडियम है। और ध्यान रहे फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी चाहे कितने भी मीडियम चेंज हो जाए, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये एफ और एफ हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा लैम्बडा इन मीडियम इज लैम्बडा इन वैक्यूम अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। किसी भी मीडियम में वेवलेंथ कितनी है लाइट की, तो वैक्यूम में अगर वेवलेंथ हमें गिवन है म्यू से डिवाइड कर देंगे, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। चलो ये हो गया। तो याद रखना म्यू जितना कम होगा मीडियम उतना रेयरर, म्यू जितना ज़्यादा मीडियम उतना डेंसर, ठीक है। और म्यू की सबसे मिनिमम वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है, दैट इज़ 1। बाकी किसी भी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरा देखते हैं, दैट इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है कि हम वैक्यूम से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अब हम वैक्यूम को छोड़ के बाकी किसी भी मीडियम से कंपैरिजन कर रहे हैं गिवन मीडियम की, कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के कंपैरिजन में कितना है, या वाटर के कंपैरिजन, सॉरी ग्लास के कंपैरिजन में कितना है। तो इस तरीके से हम किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से सुनना। सपोज इफ μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 1, ठीक है, and μ2 is the refractive index of medium 2। और ये दोनों μ1 और μ2 हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हैं किसी भी मीडियम के। देन the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is, इसको हम लोग 1 μ2 लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 1 μ2, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज μ2 1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 μ2। ये सारी चीज़ें सेम है, हम इसको ज़्यादातर ये यूज़ करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज μ2 अपॉन μ1। किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के कंपैरिजन में पता करना है कितना डेंसर है या रेयर है, तो हम इस तरीके से उनको डिवाइड करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है म्यू इज़ 1 फॉर वैक्यूम, तो म्यू की वैल्यू होती है 1.5 फॉर ग्लास, म्यू की वैल्यू होती है 1.33, दैट इज़ 4/3 फॉर वाटर, ठीक है। ये दो चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का 1.5, ये है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, और ये वाटर का है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, दैट इज 1.5 अपॉन 1, दैट इज 1.5। Similarly, refractive index of water with respect to vacuum is also 1.33, सेम मेथड से। और अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन ग्लास, दैट इज 1.33 अपॉन 1.5।
ये वैल्यू हो जाएगा 1.33 इज 4/3 और यह है 8/9 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज 9/8। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम अपॉन ग्लास दैट इज 1/1.5 दैट इज 2/3। तो इस तरीके से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 इस तरीके से बताया। अगर आप मीडियम 1 का फाइंड करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू 2 तो इसको उल्टा कर दो। ठीक है। अब देखो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज μ2 अपॉन μ1। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं μ2 इज c अपॉन v2, ये हो जाएगा c अपॉन v1 बिकॉज वी नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c/v। ठीक है। तो यहाँ पे μ2 की जगह c/v2, μ1 की जगह c/v1। c तो कांस्टेंट है हमारा। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये c कैंसिल हो जाएगा, v1 ऊपर आ जाएगा, जो हो जाएगा v1 अपॉन v2। तो हम स्पीड के रेशियो से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। दूसरा, स्पीड को हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज वेवलेंथ 1 अपॉन वेवलेंथ 2। तो इन शॉर्ट हम 1 μ2 को μ2 अपॉन μ1 लिख सकते हैं, हम इसे v1 अपॉन v2 लिख सकते हैं, हम इसे λ1 अपॉन λ2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बच्चों आप लोगों को दिमाग में एकदम फिट करके रखना है, कभी भी आपको काम आ सकती है। ठीक है। तो हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखा कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान सुनना। बच्चों को पूरा ये चैप्टर करने के बाद भी ये चीज़ पता नहीं होती है, बहुत सारे बच्चों को, और 10% बच्चों को पता भी होती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब है अगर मैं कहता हूँ कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 तो ये एग्जैक्ट 1.5 हर कलर के लिए नहीं होगा। किसी के लिए ये 1.52 होगा, किसी के लिए 1.53 होगा, किसी के लिए 1.54 होगा, किसी के लिए 525, ऐसा बीच की वैल्यूज भी हो सकती है। ठीक है। तो ये ग्राफ के थ्रू अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो सपोज यहाँ पे दिस इज 1.52, दिस 1.53, दिस 1.54, कोई पर्टिकुलर ग्लास के लिए। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं दिस इज म्यू, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिला है। ठीक है। ये मान लो फॉर एन एग्जांपल दिस इज फॉर, थोड़ा ढंग का करते हैं इसको, चलो ये वेवलेंथ है मान लो वायलेट की और ये वेवलेंथ है रेड की। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जैक्ट जो रिलेशन है उसे हम लोग कहते हैं कॉचीज रिलेशन। कॉची भाई साहब ने जो है ये रिलेशन हमको बताया था, और ये रिलेशन एक्चुअली ट्रू है सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए।
उसके बाद ये जो इक्वेशन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इक्वेशन इज म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, और भी टर्म्स है प्लस सी अपॉन लैम्बडा टू द पावर 4 और सो एंड सो फॉर, बहुत सारे टर्म्स हैं, पर हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि लैम्बडा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, ये टर्म कम होगा तो म्यू की वैल्यू कम होगी। ए और बी जो है वो कांस्टेंट्स हैं और वो डिपेंड करते हैं मीडियम पे, ठीक है। नॉर्मली अगर हम इसकी बात करें ग्लास के लिए, तो ए की वैल्यू 1.5 के आसपास होगी, मतलब ये वैल्यू जो है हमारी बड़ी होगी बहुत, और ये वैल्यू छोटी होगी। ये 1.5 प्लस समथिंग, तो ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मतलब सोचो ये वैल्यू होगी 0.00102.003, इस तरीके से ये वैल्यू होगी। लैम्बडा वेवलेंथ उसका स्क्वायर करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी करता है। तो अलग अलग कलर के लिए भले एक ही ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी हो, पर अलग अलग कलर के लिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, ठीक है। और इसीलिए जो है हमें जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम क्या प्रिज्म होता है, उसमें हमें जो है स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, मतलब 7 कलर्स देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो उनका रिफ्रैक्शन जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है, डिफरेंट एंगल पे होगा। खैर हम लोग ये पढ़ेंगे जब प्रिज्म को स्टडी करेंगे तब। तो पहला पॉइंट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। कौची भाई साहब ने रिलेशन दिया, ये रिलेशन मैंने आपको बताया सिर्फ विजिबल के लिए एग्जैक्ट है, ट्रू है, बाकी इंफ्रारेड और इधर साइड और विजिबल के इधर साइड मूव करोगे तो ये वेरी कर जाता है। इसके बाद एक और भाई साहब आए थे, उनका नाम मेरे को ढंग से याद नहीं है, सेलिमेर करके नाम है, उन्होंने जो है एक और इक्वेशन दी जो इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो एग्जैक्ट रिलेशन हमें बताता है म्यू और लैम्बडा के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 1। एब्सोल्यूट कभी 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 होता है दैट इज फॉर वैक्यूम, और म्यू की वैल्यू 1 से कम का मतलब है कि स्पीड इज ग्रेटर देन सी, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी मीडियम में जो स्पीड होगा, देखो म्यू की वैल्यू क्या होती है, c/v। म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा मतलब स्पीड जो है ये डिनोमीटर कम होना चाहिए c के कंपेरिजन में, तभी म्यू की वैल्यू बड़ी होगी, है ना। अगर ये है आपका 3 × 10⁸, सॉरी म्यू की वैल्यू लेस देन 1 की बात कर रहा हूँ, तो ये 4 × 10⁸ होगा, तब जाके म्यू की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम जो स्पीड होती है लाइट की वो वैक्यूम में होती है, दैट इज दिस, एंड दिस स्पीड इन एनी मीडियम इज नॉट पॉसिबल। तो म्यू की वैल्यू लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 से कम भी हो सकता है, और ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है। देखो बताता हूँ, ये आप देख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज लेस देन 1, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज लेस देन 1। तो किसी भी मीडियम का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से कम हो सकता है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, रिफ्रैक्शन इज नेवर 100% एट एनी इंटरफेस। बच्चों किसी भी इंटरफेस पे जब लाइट आती है तो कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर पोर्शन जो है रिफ्रैक्ट होगा, अगर मीडियम जो है वो आपका मतलब ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो ज़्यादातर जो है रिफ्रैक्ट होगा, पर कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होगा। तो 100% रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है चाहे कितने भी मीडियम चेंज हो जाए। हमें फॉर्मूला पता है v = f लैम्बडा।
ये कांस्टेंट है, स्पीड हमारी चेंज हो जाती है मीडियम चेंज होने से, और वेवलेंथ भी हमारी चेंज हो जाती है। ये कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तभी ये बढ़ेगा, ठीक है। और हम फॉर्मूला भी देख चुके हैं कि लैम्बडा इन एनी मीडियम इज वैक्यूम अपॉन म्यू, और स्पीड भी हम लिख सकते हैं c बाई म्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेवलेंथ और स्पीड पता कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। और वेव्स में आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर मान लो एक मीडियम है और यहाँ पे दूसरा मीडियम है, तो जो यहाँ पे पार्टिकल है बीच में, जो दोनों मीडियम के इंटरफेस पे है, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो मान लो मीडियम 1 में जो पार्टिकल है वो 1 सेकेंड में ऐसे 10 ऑसिलेशन कर रहा है फटाफट। देखो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना तो हम लोग ऐसे बताते हैं, जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हम लोग ऐसा बताते हैं ग्राफ, ठीक है। तो मीडियम 1 में अगर मान लो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो ये पार्टिकल बहुत फास्ट ऐसे ऐसे मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा अपनी पोजीशन पे। और मीडियम 2 का जो पार्टिकल है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो वो धीमे धीमे ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। तो जो पार्टिकल बीच में है वो किस प्रकार से मूव करेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसका आधा पोर्शन जो है वो फास्ट जाएगा और आधा पोर्शन धीमे जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी जो है सबकी सेम होती है, तो हर एक का ऑसिलेट करने का जो है वो सेम होगा, टाइम पीरियड इज सेम, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर सकता है। और एम्पलीट्यूड के आप कह सकते हो कि जो पार्टिकल यहाँ पे होगा उसका एम्पलीट्यूड जो है इन दोनों का वेक्टर सम के हिसाब से एम्पलीट्यूड बनेगा, ठीक है। पर फ्रीक्वेंसी में ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने लिख दिया कि रिफ्रैक्शन 100% नहीं होता। तो हम आगे चलते हैं और रिफ्रैक्शन के लॉस पढ़ते हैं। सबसे पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ बनाना है, इंटरफेस पे। किस पॉइंट पे बनाना है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब लाइट जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है वहाँ नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है उसी प्लेन में ये तीनों लाई कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से 3D में देखना तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। देखो मान लो कि ये एक प्लेन है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, और क्या, इंटरफेस जो है वो आप ऐसे बता सकते हो, ये इंटरफेस है मतलब नीचे मीडियम अलग है, ऊपर वाला मीडियम अलग है। दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, समझ रहे हो। और मैं आपको और थोड़ा अच्छे से कोशिश करता हूँ इसको। अब मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा आपको फील हुआ होगा ऐसा, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेम प्लेन में अगर लाई करते हैं तो हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सपोज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज E1, नॉर्मल के डायरेक्शन में दैट इज n यूनिट वेक्टर, और रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में E2। तो वेक्टर फॉर्म में किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर विल बी 0, क्योंकि ये तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E1 क्रॉस यूनिट वेक्टर n
का डॉट प्रोडक्ट करेंगे E2 के साथ तो आंसर आएगा 0। यहाँ हम E1 और E2 ले सकते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो, आंसर आएगा 0। यहाँ हम E2 और N को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको वेक्टर फॉर्म में बता दिया, उसको समझा भी दिया। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो है वो क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पे इसका मतलब है कि साइन ऑफ the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant। और ये कांस्टेंट जो है वो कितना होता है? तो ये कांस्टेंट जो है वो 1 म्यू 2 हो सकता है या फिर 2 म्यू 1 हो सकता है, डिपेंड करेगा कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। ये यहाँ पे हम लोग इसको म्यू 1 ले लेते हैं, इसको म्यू 2 ले लेते हैं। तो इसके लिए कांस्टेंट जो है वो हो जाएगा, दिस इज 1 म्यू 2, दैट इज म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक है। खैर ये कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, पर स्नेल्स लॉ का ये स्टेटमेंट है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जो है वो ये हो सकता है या इसका रेसिप्रोकल हो सकता है, डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, ठीक है। इस इक्वेशन पे मैं फिर से आऊंगा थोड़ी देर में। Snell's law is valid for any interface plane or curved। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर कोई कर्व्ड मीडियम है, जैसे यहाँ पे मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, अगर मान लो कि ये नॉर्मल है, रे ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप यहाँ पे भी इक्वेशन जो है स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हो। स्नेल्स लॉ कैसे यूज करना है अब मैं आप लोगों को वो पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना बच्चों को, स्नेल्स लॉ लिखते नहीं आता है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो अगर लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, और लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, म्यू 1 इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लाइट नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है उस मीडियम में, लाइट नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, दिस शुड बी इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स into sine of the angle which the light is making with the normal in that medium। तो ये हो जाएगा sin r। तो ये आप लिख सकते हो, ये आपका स्टेटमेंट हो गया स्नेल्स लॉ का। आप चाहो तो आगे फिर ऐसे लिख सकते हो, sin I अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 विच इज 1 म्यू 2। यहाँ पे क्या होगा, सपोज मान लो कि रे हमारी इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2 और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, मान लो, ठीक है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो म्यू 2 इंटू साइन आई इज म्यू 1 इंटू साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ दिस एंगल। तो ये हो जाएगा म्यू 2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन आर। यहां से हमें मिल जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू 1 म्यू 2, ठीक है, और सॉरी 2 म्यू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 म्यू 1 अपॉन म्यू 2। तो ये डिपेंड करता है कि लाइट
किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। हमें तो ये याद रखना है कि म्यू इंटू साइन ऑफ द एंगल इज कांस्टेंट। किसी भी मीडियम के लिए हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, म्यू वन इंटू साइन आई इज म्यू टू इंटू साइन आर। कर्व्ड सरफेस हो या प्लेन हो, कैसा भी हो, हम स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, म्यू फाइव सब दिया हुआ है, और लाइट जो है वो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट हो रही है और बाहर निकल रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, म्यू वन इंटू साइन थीटा वन इज म्यू टू इंटू साइन थीटा टू। तो ये हो जाएगा म्यू वन इंटू साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन थीटा टू is equal to mu 3 into sin theta 3 is equal to mu 4 into sin theta 4 is equal to mu 5 into sin theta 5। बच्चे मुझे ये जो लाइट आ रही है, आपने बोला कि लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल आप लिख लो, ठीक है। अब ये एंगल लेना है या ये एंगल लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये दोनों एंगल सेम है। ये एंगल भी थीटा 3 ही होगा। ये एंगल तो आपको, ये वाला एंगल तो ले मत लेना क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल के साथ जो एंगल रे बनाती है वो हमें लेना है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल थीटा 3, ये और ये एंगल थीटा 2, फिर यहाँ पे थीटा 4 और ये भी थीटा 4, बस, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम डायरेक्ट पहले मीडियम में और लास्ट मीडियम में या सेकेंड मीडियम में या लास्ट मीडियम में डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। स्नेल्स लॉ को डायरेक्ट अप्लाई करो, यहाँ पे अप्लाई कर लो, म्यू टू इंटू साइन थीटा टू इज म्यू फोर इंटू साइन थीटा फोर, डायरेक्ट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करते करते स्टेप, जैसे आपको थीटा 5 फाइंड करना है, थीटा 1 गिवन है, तो आप ऐसे नहीं करोगे भाई पहले थीटा 2 निकाला, फिर थीटा 3 निकाला, फिर 4 निकाला, फिर 5 निकाला, नहीं, आप डायरेक्ट ये और ये लिख दो, आपको आंसर आ जाएगा। पर ये जो है आप तभी कर सकते हो जब प्लेन सरफेस हो। फॉर plane surfaces या interfaces only। कर्व्ड हो तो हम ऐसा जंप नहीं कर सकते, ठीक है। यहां से भी आप लिख सकते हो कि म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है स्नेल्स लॉ लिखना आ गया होगा। किस तरीके से हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल है, बस इस चीज को ध्यान में रखना जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हमें स्नेल्स लॉ लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो स्नेल्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम लोग स्नेल्स लॉ लिख लेते हैं। यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, मीडियम है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, इसका म्यू टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल, ठीक है, और ये रेड वाली लाइन इंटरफेस। तो हम लिखते हैं स्नेल्स लॉ, सॉरी, म्यू वन इंटू साइन आई इज म्यू टू इंटू साइन आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। ये हमने लगा दिया स्नेल्स लॉ, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करें, अब सपोज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर E1 है, रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में E2 है और नॉर्मल के डायरेक्शन में N। तो मैं लिखूंगा नाउ E1 क्रॉस यूनिट वेक्टर N। जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर N इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 180 माइनस आई, है ना। E1 आप ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये एंगल जो है वो हो जाएगा E1 और N के बीच का, दैट इज 180 माइनस आई। साइन ऑफ 180 माइनस आई इज साइन आई। तो साइन आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं E1 क्रॉस यूनिट वेक्टर N, ठीक है। सिमिलरली अब आप सोच रहे हो कि सर ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो मैं अभी आपको इसकी जानकारी देता हूं, 2 मिनट रुक जाओ।
सिमिलरली E2 क्रॉस यूनिट वेक्टर n क्या हो जाएगा, या उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो E2 का मैग्नीट्यूड इज 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू, E2 और n के बीच में एंगल है 180 माइनस r, ठीक है। एंड साइन ऑफ 180 माइनस r इज साइन r। तो साइन r की जगह हम लोग लिख देंगे E2 क्रॉस यूनिट वेक्टर n, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, E2 क्रॉस n अगर आप वेक्टर फाइंड करोगे तो वो भी यहाँ से डॉट बनेगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। जब आप E2 का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, n के राइट हैंड यूज करो, फिंगर्स को E2 के डायरेक्शन में रखो और n के डायरेक्शन में घुमा दो, थंब जो है वो यहाँ से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ हो। E1 क्रॉस n में भी थंब जो है वो बाहर की तरफ होगा, मतलब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज μ1 इंटू E1 क्रॉस n इज इक्वल टू μ2 इंटू E2 क्रॉस n। देखो बच्चों मैं बताता हूँ आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, थोड़ा इसको सही कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। मान लो जैसे मैंने बताया कि E2 क्रॉस n भी ऊपर की तरफ होगा और E1 क्रॉस n भी ऊपर की तरफ होगा, तो इस ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग ले लेते हैं यूनिट वेक्टर k। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ पे k होना चाहिए, और आप लोग भी एकदम सही हो, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, k होना चाहिए, ठीक है। हमने k लिख दिया ताकि आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ये भी वेक्टर है तो यहाँ पे भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे जो है ये जो इक्वेशन है इसको जब मैं E1 क्रॉस n की जगह ये रखूँगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा μ1 इंटू साइन i इंटू यूनिट वेक्टर के एज μ2 इंटू साइन r इंटू यूनिट वेक्टर के, ये मिलेगा। अब अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे उनके मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट इस चीज को डायरेक्ट लिख दिया, बाकी वो अंडरस्टूड है कि ये यूनिट वेक्टर के और के जब मैग्नीट्यूड लोगे तो हट जाएंगे या 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है वेक्टर फॉर्म में, स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इस तरीके से। तो अगर रे रिफ्रैक्ट हो रही है तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि जब लाइट ट्रेवल होती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आप सोच रहे हो सर ये आप अब बता रहे हो, तो अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्नेल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ यहाँ पे ये रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1, या डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2। तो स्नेल्स लॉ जब मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा μ1 इंटू साइन आई इज μ2 इंटू साइन आर। तो मैं लिख देता हूँ μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। दिस इम्प्लाइज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अब देखो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है ज़्यादा होता है कंपेयर टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पे μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, तो μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज साइन i इज ग्रेटर देन साइन r, विच फर्दर इम्प्लाइज i इज ग्रेटर देन r। तो आप देख सकते हो कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो छोटा है, और ये एंगल कम है, मतलब लाइट जो है वो बेंड हो गई है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। सिमिलरली जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो वो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे भी टुवर्ड्स, वो कॉपी पेस्ट का काम है ये, तो मैं इसको सही कर देता हूँ फटाफट। इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर से, यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं।
तो ये हो जाएगा म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक है। म्यू टू इंटू साइन आई इज म्यू वन इंटू साइन आर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। और क्योंकि म्यू टू डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बड़ा होगा म्यू वन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज साइन आई इज लेस देन साइन आर, which further implies I is less than R। तो I अगर छोटा है और R अगर बड़ा हो गया है, मतलब लाइट जो है उस तरफ चली गई है, नॉर्मल से दूर चली गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट सिंपल है, कोई खास ऐसा बड़ी बात नहीं है, पर ये कहता है कि द इंसिडेंट and the refracted ray are mutually reversible। इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। मान लो ये इंटरफेस बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैं सामने एक मिरर रख देता हूं परपेंडिकुलर टू दिस रे, इस रे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मिरर रख दिया, ठीक है। तो लाइट जो है वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, वापस चली जाएगी और रिफ्रैक्ट भी वापस उसी एंगल पे होकर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक इंसिडेंट रे और एक ही रिफ्रैक्टेड रे होनी चाहिए, ऐसा इनफाइनाइट रेज हो सकती है। जैसे मान लो ये स्टार है, वहां से लाइट आ रही है तो वहां पे बहुत सारे मीडियम्स हैं और कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे भी वेरी करता रहता है, ठीक है। तो लाइट आ रही है, फिर बेंड हो रही है, फिर आ रही है, फिर बेंड हो रही है, ऐसे कंटिन्यूसली आ रही है। और यहाँ पे हमारी आंखें हैं, ठीक है, तो हमारी आंखों में लाइट घुस जाती है। अब आंखों की जगह पे यहाँ पे मैं अगर एक मिरर रख देता हूँ तो वो लाइट वापस स्टार तक चली जाएगी, सेम पाथ से, सेम पाथ फॉलो करके वापस चली जाएगी, प्रोवाइडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस दौरान चेंज ना हो गया हो तो, ठीक है। तो ये है सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और फिर हमारे पास है 1 म्यू 2 इज 1/2 म्यू 1। बच्चों इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1 म्यू 2 हमें पता है ये होता है म्यू 2/म्यू 1, और 2 म्यू 1 हमें पता है म्यू 1/म्यू 2। तो रेसिप्रोकल है, या इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें ये इक्वेशन देखनी है तो 1 म्यू 2 की वैल्यू इज म्यू 2/म्यू 1, फिर है 1 म्यू 3 दैट इज म्यू 3/म्यू 1, और फिर है 2 म्यू 3 दैट इज म्यू 3/म्यू 2। तो अगर आप इन तीनों को प्रोडक्ट करते हो तो आंसर जो है वो कुछ और होगा। बट अगर आप 1 म्यू 3/2 म्यू 3 करोगे तो आप देख सकते हो कि म्यू 3 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा म्यू 2/म्यू 1 विच इज 1 म्यू 2, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप देखो बताता हूं मैं, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इज 1 म्यू 3, ठीक है। तो 1 म्यू 3 को मैं यहाँ पे अगर नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इज अपॉन 1 म्यू 3 इज दिस। और अभी हमने पढ़ा 1/2 म्यू 1 इज 1 म्यू 2, तो 1/1 म्यू 3 हो जाएगा 3 म्यू 1।
तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1, ये भी, तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। जो भी फॉर्मूला आपको याद रहता है वो याद रखो, किस तरीके से आता है वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टू प्रूव दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट आर इक्वल। अब ये कुछ कंडीशन होगी तभी इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर μ2, फिर μ3, फिर μ4, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लाइट ऐसे आ रही है, फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर बाहर निकल जा रही है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि I इज इक्वल टू ई। तो हम लोग स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं, और हमें पता है कि जब सरफेसेस प्लेन होते हैं तो हम स्नेल्स लॉ डायरेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट एंड लास्ट इंटरफेस, तो ये हो जाएगा μ1 sin I इज इक्वल टू μ4 sin E। तो बच्चों अब I और E इक्वल कब होगा? जब sin I और sin E इक्वल हो, और वो इक्वल कब होगा? जब μ1 और μ4 इक्वल हो। तो कंडीशन ये है कि इफ μ1 इज इक्वल टू μ4 देन sin I इज इक्वल टू sin E विच इम्प्लाइज I इज इक्वल टू E। ये तभी होगा जब ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम सेम हो। मतलब यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है अगर, या यहाँ पानी है, यहाँ पे भी पानी है, तो ये रे और ये रे दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। कंडीशन ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या? देखो अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू ले लिया, इसका ये ग्लास स्लैब है, मैं लिख देता हूँ नहीं तो फिर, ये ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और यहाँ पे भी एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब क्योंकि यहाँ पे भी एयर और यहाँ पे भी एयर है, तो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, दोनों एंगल सेम होंगे, और लाइट जो है दोनों पैरेलल है, वो भी आपको दिख रही है। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल। लेटरल शिफ्ट क्या होता है? लेटरल मतलब बाजू में, साइड में कितना शिफ्ट हुई है, तो ये लाइट जो है वो साइड में कितना शिफ्ट हो गई है। तो ये जो डिस्टेंस है, this distance, this perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray, this is called the lateral shift। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, और ये नॉर्मल मैंने बना दिया। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल हमारा हो जाएगा I माइनस R, और कुछ पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। दिस पॉइंट इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। OC इज परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। वो भी बता देता हूँ मैं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर। तो हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ट्राइंगल से D की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम यूज करते हैं साइन ऑफ दिस एंगल। तो देखो पहले लेटरल शिफ्ट का डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is the perpendicular distance between the incident ray and emergent ray। ठीक है, ये हो गया लेटरल शिफ्ट। अब लेटरल शिफ्ट का अगर हमें फॉर्मूला पता करना है, तो हम फ्रॉम ट्राइंगल OBC साइन ऑफ I माइनस R, ये हो जाएगा साइन ऑफ I माइनस R, क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। BC जो है वो लेटरल शिफ्ट है, दैट इज D, और हाइपोटेनस हम पता कर लेंगे अभी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमारे को ये ग्लास का थिकनेस गिवन है, दिस इज T,
ठीक है, क्लास स्लैब का थिकनेस टी गिवन है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो दिस थिकनेस टी। तो ओ ए मुझे पता है, ओ बी फाइंड करना है, तो ये और ये मैं इस ट्राइंगल से मैं लिखूंगा कॉस आर, क्योंकि कॉस आर जो है वो बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करेगा। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी cos r is adjacent side upon hypotenuse, that is equal to t upon OB। इक्वेशन 2 से जो OB की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन 1 में रखेंगे, therefore sin of I minus R is equal to D upon, इक्वेशन 2 से OB की वैल्यू हो जाएगी T upon cos R, पर हमें तो D की वैल्यू फाइंड करनी है, therefore the lateral shift D is T into sin of I minus R upon cos R। ये हमारा लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में अगर डायरेक्ट आता है तो आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूला को हमें सिर्फ आई और टी के टर्म्स में चाहिए, मतलब आर हमें फाइंड नहीं करना, ठीक है, मान लो, तो क्या करेंगे, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे lateral shift in terms of I and T, ठीक है। I और T के टर्म्स में lateral shift क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे we know that D is equal to this, तो ये हो जाएगा this is equal to T sin of I minus R को मैं लिखूंगा sin I cos R minus cos I sin R whole divided by cos R, ठीक है। अब cos R को डिवाइड कर दो हर एक टर्म से, तो यहाँ पे ये cos R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे sin I अपॉन cos R विल बी tan R, तो ये हो जाएगा sin I माइनस cos I इंटू tan R। अभी भी R आ रहा है, हमें इस R को एलिमिनेट करना है, तो देखो यूजिंग स्नेल्स लॉ, यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है ये, ठीक है, मतलब एयर का एग्जैक्ट 1 तो नहीं होता, 1.006 होता है, पर हम इसको 1 ले लेते हैं। तो 1 sin I इज म्यू sin R, तो ये हो जाएगा 1 sin I इज इक्वल टू म्यू sin R, तो यहाँ से मुझे sin R की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज sin I अपॉन म्यू। अब ध्यान दो कि अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें मैं इस एंगल को R नाम देता हूं, तो sin R क्या है, sin I अपॉन म्यू, मतलब ये है हमारा sin I और ये है म्यू, sin इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा म्यू। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर I, ठीक है। तो यहां से tan R की वैल्यू निकाल लो, देयरफॉर tan R is equal to sin I upon under root of म्यू स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर I, और ये वैल्यू tan R की हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 D इज इक्वल टू T, फिर ब्रैकेट में है sin I
माइनस cos i इंटू टेन आर, तो ये हो जाएगा cos i इंटू टेन आर की वैल्यू लिख देता हूँ sin i अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i। चाहे तो हम लोग यहाँ से sin i कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस cos i अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i। अगर आप बच्चों याद रख सकते हो तो इसे भी याद रख लेना, अगर आप लोग फॉर्मूलाज याद रखने में एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। उसका रीज़न ये है कि अगर मान लो एग्जाम में आपको लेटरल शिफ्ट पूछा जाता है और आपको सिर्फ आई गिवन है और म्यू गिवन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आई गिवन है म्यू गिवन है तो आप आर निकालोगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, आर निकालोगे और फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। इससे अच्छा आप डायरेक्ट ये कर लो। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो एक और चीज बताता हूं, इफ I and R are very small angles, तो उस केस में क्या करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है D इज इक्वल टू साइन ऑफ T इंटू साइन ऑफ I माइनस R अपॉन कॉस R। अब यहाँ पे अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे साइन ऑफ I माइनस R इज I माइनस R, और कॉस थीटा 1 हो जाता है इफ थीटा इज स्मॉल, तो कॉस R 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज साइन ऑफ I माइनस R इज इक्वल टू I माइनस R एंड cos R इज 1। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू T ब्रैकेट में I माइनस R। अब ध्यान देना, यहाँ पे स्नेल्स लॉ हमने अभी लगाया था, ये यहाँ पे साइन R इज साइन I अपॉन म्यू। अगर एंगल छोटे हैं तो साइन R को R लिख दूंगा और साइन I को I, तो R हो जाएगा I अपॉन म्यू, तो R की जगह मैं लिख दूंगा I अपॉन म्यू, I कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा दिस इज T I 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको गिवन हो, क्या गिवन हो कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एंगल्स बड़े हैं और सिर्फ आई और कहाँ गया म्यू की चीजें गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और अगर एंगल्स बड़े हैं आई आर म्यू टी सब कुछ गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आई आर गिवन है तो म्यू की जरूरत ही नहीं है, म्यू नहीं भी गिवन होगा तो हम इस फॉर्मूला से आंसर ले आएंगे। ओके, तो ये हो गया लेटरल शिफ्ट। लेटरल का मतलब मैं बता चुका हूँ, साइड में कितना शिफ्ट हुआ है। ठीक है, फिर हमने लेटरल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ आई एंड टी निकाला, फिर हमने ये निकाला कि लेटरल शिफ्ट क्या होगा अगर आई और आर बहुत छोटे एंगल्स हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होता है? देखो, एपरेंट डेप्थ मतलब कि असली डेप्थ नहीं है ये। एपरेंट मतलब ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें महसूस होता है। ठीक है, तो बताता हूं मैं। देखो यहां पे आप देख सकते हो कातिलाना आंखें, ये ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट? इसको मैं ओ से बता देता हूं आपको, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में से रेज निकल रही है, एक रे जो है वो ऐसे जा रही है और इसकी आंख में जा रही है, और एक रे को हमने नॉर्मल इंसिडेंस कर दिया पर वो भी उसकी आंख में जा रही है। ठीक है, और ऐसा मान लेना कि भाई ये रेज बहुत पास पास में। एक्चुअली मैं चाहता तो डायग्राम को ऐसा बना सकता था कि आपको देखो ऐसे भी बना सकता था ना मैं, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे ऐसे और दूसरी रे को ऐसे करके थोड़ा रिफ्रैक्ट कर देता, थोड़ा सा, और फिर मैं बता देता कि ये आंखें हैं।
पर मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं चाहता था कि आपको चीज़ें ढंग से दिखे, इसीलिए मैंने जो है ऐसे दूर दूर बनाया है। ये दोनों आंखें एक ही आंखें और एक ही आंखों में ये रेस जा रही है, इनफाइनाइट रेस जाती है आंखों में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारा नॉर्मल बना दिया मैंने। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। खैर ये बताने से पहले इन आंखों को क्या लगेगा कि ये दोनों रेज कहाँ से आ रही है, तो आंखों को ऐसा लगेगा कि दोनों रेज आ रही है इस पॉइंट से। ये रे भी इधर से आ रही है, ये रे भी इधर से आ रही है, ऐसा लगेगा इन आंखों को, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है, और ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ को हम लोग एपरेंट डेप्थ कहते हैं। इस डेप्थ को हमें जो पानी के अंदर मछली है तो हमें वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिखती, हमें वो मछली थोड़ी ऊपर नजर आती है, ठीक है। दिस इज एपरेंट डेप्थ, इसको मैं AD से लिख देता हूँ। और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज एक्चुअली द रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ कह सकते हो, पर मैं रियल डेप्थ लिख देता हूँ तो RD हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग कहते हैं एपरेंट शिफ्ट, कि कितना शिफ्ट हो गया उसका पोजीशन, तो इसे हम एपरेंट शिफ्ट कहते हैं या खाली शिफ्ट कहते हैं। इमेज या बन गया, ठीक है। ये है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2, और ये रेयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1। स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, ये हो जाएगा μ1 sin I, μ1 तो ऊपर है, तो देखो ये हो जाएगा μ1 sin R इज इक्वल टू μ2 sin I। तो यहां से हमें मिल जाएगा therefore sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे एंगल्स जो है वो छोटे अज्यूम कर रहे हैं, तो इफ एंगल्स आर स्मॉल then sin I is approximately equal to I, which is approximately equal to tan I, and sin R is approximately equal to tan R, ठीक है। तो बस sin I और sin R की जगह हम लोग लिख देंगे tan I और tan R, which is equal to μ1 अपॉन μ2। ध्यान सुनना, अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा, और ये एंगल R है तो ये एंगल भी R होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ दिस इज R एंड दिस इज I। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं B। तो tan I is AB अपॉन OA एंड tan R is AB अपॉन AI। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज इक्वल टू tan I की वैल्यू लिख देते हैं, tan I is AB अपॉन OA and tan R is AB upon AI, implies this is equal to μ1 upon μ2। अब AB कैंसिल हो जाएगा और हमारा AI ऊपर चला जाएगा, therefore AI upon OA is μ1 upon μ2। AI is nothing but the apparent depth, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा apparent depth upon real depth is equal to μ1 upon μ2। μ1 upon μ2 को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 1 upon 1 μ2, ठीक है। और इसको मैं सिंपली 1 upon μ भी लिख सकता हूँ, where μ is the refractive index of denser medium with respect to rarer medium। तो μ इज एक्चुअली μ2 अपॉन μ1, पर अगर μ1 की वैल्यू 1 है, मतलब बाहर एयर है, ठीक है। जैसे हम लोग एयर में से देख रहे हैं पानी में, तो बाहर अगर एयर है तो ये जो पानी है तो हम डायरेक्ट पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे म्यू लिख दिया, अगर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एरर। अगर कभी पानी की जगह मतलब यहाँ पे डेंसर मीडियम कोई दूसरा ले ले, एरर मीडियम एयर की जगह कोई दूसरा ले ले, तो फिर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फाइनली यहाँ से लिख सकते हैं कि द एपरेंट डेप्थ और से द न्यू डेप्थ इज द रियल डेप्थ अपॉन म्यू, where mu is the refractive index of that medium। अगर हम एयर से देख रहे हैं तो ठीक है, तो इसीलिए हमें जो चीज़ें हैं वो पानी में जो होती है वो हमें नज़दीक नज़र आती है, जबकि एक्चुअली वो होती है नीचे। ठीक है, और यही रीज़न है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था डायग्राम, इसमें बहुत पढ़ा दिया गया, कहाँ चला गया ये इसमें ये चीज़ें डिस्टॉर्टेड नज़र आ रही है, ये स्पून जो है डिस्टॉर्टेड नज़र आ रहा है, और उसका रीज़न भी वही है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है स्पून की वो ऐसे इस साइड हो रही है, एक्चुअल पोजीशन नहीं है, एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ कहीं होगी, पर वो हमें ऐसे शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपरेंट डेप्थ।